प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। अभी हम बड़कोट में मौजूद हैं और यमुनोत्री जो धाम है, आपको पता ही होगा, उस यात्रा खुल गई है और यात्रा अभी चल रही है। तो कुछ जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, कुछ लोकल मुद्दे हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे आप सभी के साथ। आज खुल के बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं विजय पाल रावत जी, और जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद रितिका, आपने के चैनल में के माध्यम से मैं सारे देशवासियों को, सारे दर्शकों को माँ यमुना के तीर्थ धाम यमुनोत्री में आगमन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे आएँ और यमुनोत्री धाम के दर्शन करें। जी, इस बातचीत को शुरू करने से पहले सर हम यहाँ के लोकल इन्वायरमेंट पे बात करेंगे। कैसा यहाँ का मौसम है, क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं यमुनोत्री धाम में, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्या क्या अवस्थाएं हैं, उन पे भी हम उसके बाद बातचीत करेंगे। देखिए, यमुनोत्री धाम में क्यों आए कोई यात्री, ये समझना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड में 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन 4 धामों के 4 मठ हैं। यमुनोत्री धाम का खुशी मठ है, गंगोत्री धाम का मुखी मठ है, केदारनाथ का उखी मठ है और बद्रीनाथ धाम का जोशी मठ है। इन मठों के साथ साथ इन चारों धामों के 4 भाव हैं। यमुनोत्री का भक्ति भाव, गंगोत्री का ज्ञान भाव, केदारनाथ का वैराग्य और बद्रीनाथ का मोक्ष। तो जब यमुनोत्री धाम की कोई यात्रा करता है तो सबसे पहले उसके अंदर भक्ति भाव पैदा होता है, गंगोत्री में ज्ञान पैदा होता है, केदारनाथ में वैराग्य पैदा होता है और बद्रीनाथ में मोक्ष पैदा होता है। तो इन चारों भावों के अर्जित करने के लिए, इन चारों भावों की महत्ता को समझने के लिए आदमी 4 धाम की यात्रा आता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रथम धाम जो हमारा है यमुनोत्री, वो हमारे क्षेत्र में पड़ता है। और पौराणिक जो इसकी मान्यता है, पहले लोग सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने उत्तरकाशी जाते थे और काशी विश्वनाथ के दर्शन करके तब यमुनोत्री धाम की यात्रा करने आते थे। फिर यहाँ से गंगोत्री धाम के दर्शन होते थे, फिर यहाँ से बद्रीनाथ के होते थे, केदारनाथ के होते थे। तो जो पौराणिक स्थितियाँ थी, तब सड़कें नहीं थी और रास्ते बहुत कठिन थे, तो 6 महीने की यात्रा का प्रावधान शंकराचार्य ने रखा था। लेकिन आज के दौर में गाड़ियाँ हैं, सड़कों की सुविधाएं हैं, तमाम तरह के होटल्स आज डेवलप हो चुके हैं। तो आज सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इन यात्रा को हम 12 माह की यात्रा बना सकें, जिससे जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनकी जो आजीविका उस धाम की यात्रा पर निर्भर करती है, वो भी अच्छे ढंग से चल सके। तो लोगों की आजीविका के लिए, अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, और यात्राएं आदमी का जीवन बदलती है, उसे बहुत कुछ सिखाती है, उसके लिए भी घर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस अच्छे क्लाइमेट में आदमियों को यमुनोत्री धाम की यात्राएं करनी चाहिए। जी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो केदारनाथ है, एक तरफ वहाँ पे जो भीड़ उमड़ रही है, यात्रा बहुत ज़्यादा चल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, वहाँ पे लड़ाइयाँ तक हो रही है दर्शन करने के लिए। और एक तरफ देखिए यमुनोत्री धाम को, तो यहाँ पर यात्रा जो है ना के बराबर चल रही है, यात्री बहुत कम आ रहे हैं। तो मतलब कुछ अवस्थाएं यहाँ पर होंगी, और क्या क्या कारण है इसमें, ये भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, निश्चित रूप से जो केदारनाथ में और बद्रीनाथ में सरकारों का फोकस है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, चाहे राज्य की सरकारें हों, फोकस मतलब व्यवस्थाओं की फोकस, सुविधाओं का जो जमवाड़ा है, उस मामले में यमुनोत्री धाम हमेशा उपेक्षित रहा। इसका कारण क्या है कि यमुनोत्री धाम के शायद जनता ने, लोगों ने अच्छे जनप्रतिनिधि विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में नहीं भेजे जो यहाँ की आवाज़ को उठा सके। या जनप्रतिनिधि तो होता है जो किसी क्षेत्र का विकास करता है। आज तक हमारे जनप्रतिनिधियों ने क्यों नहीं यमुनोत्री धाम के एक रोल मॉडल डेवलपमेंट की बात करी, ये बड़ा गंभीर विषय है। केदारनाथ में ये स्थितियां पहले नहीं थी जो आज हुई है। जब केदारनाथ में आपदा आई तो सबसे पहले कांग्रेस के जननायक हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वहाँ की विजिट करी। जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी धाम की यात्रा करता है तो निश्चित रूप से उसको एक व्यापक प्रचार मिलता है, लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, लोगों की खिंचाव उस तरफ बढ़ता है और यात्रा बढ़ती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई बार केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं, तो उस वजह से भी उसको प्रचार प्रसार मिला है। वहाँ पे रास्तों को आधुनिक रूप से तैयार किया गया है। जितनी हेली सेवा आज केदारनाथ के लिए है, उतनी हेली सेवा आज कहीं के लिए नहीं है। रास्तों का चौड़ीकरण हुआ है, वहाँ पे रुकने के लिए व्यापक व्यवस्थाओं की स्थिति पैदा की गई है, तो वहाँ पे दुनिया भर का टूरिस्ट जा रहा है। आज वहाँ की सड़कों का कंपैरिजन अगर आप यमुनोत्री धाम की सड़कों से करेंगे तो बहुत फर्क पाएंगे। तो यमुनोत्री धाम निरंतर सरकार की उपेक्षाओं का शिकार रहा है,
कोई बड़ा सेलिब्रिटी आज तक यमुनोत्री धाम पर नहीं आया। अगर देश के प्रधानमंत्री जितनी बार केदारनाथ बद्रीनाथ के चक्कर काटते हैं, अगर इतना वो यमुनोत्री धाम आए तो क्यों नहीं हमारा यमुनोत्री धाम डेवलप होगा। शीतकालीन जो यात्रा है उसमें भी बोला था कि प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन आ नहीं पाए। नहीं आ पाए, ये तो दुर्भाग्य है। इसमें या फिर आना नहीं चाहते थे। नहीं, आना आदमी चाहता है या आना नहीं चाहता है, ये सब निर्भर करता है हमारे जनप्रतिनिधि पे। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे। वो एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी को बड़कोट ले आए थे, अपने क्षेत्र में ले आए थे। ये उस नेता की काबिलियत थी, उस नेता का कद था। आज हमारे विधायक हैं, आज हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, आज हमारे जिला पंचायत के तमाम मेंबर हैं, आज हमारे पार्लियामेंट में लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं अगर वो देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे नहीं ला पा रहे हैं? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप और हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। जो आज पदों पे बैठे लोग हैं वो किस तरह के इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं कि आज अंबानी जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो अंबानी जी वहाँ पे स्पेशल दर्शन करने जाते हैं। कई बार देखा होगा लोगों ने, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। यमुनोत्री धाम में क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं जो वहाँ तीर्थयात्री आते हैं? क्यों नहीं देश की फिल्म इंडस्ट्री का या स्पोर्ट्स का कोई बड़ी पर्सनैलिटी वहाँ पे आता है? विराट कोहली कैंची धाम दर्शन करने गए, उसके बाद से कैंची धाम की दिशा बदल गई। तो यमुनोत्री धाम में ना कोई फिल्म सेलिब्रिटी आ रहा है, ना कोई बड़ा नेता आ रहा है, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है। तो यमुनोत्री धाम कैसे डेवलप होगा? उसके बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हों, चाहे वो हमारे विधानसभा के जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख हो, व्यवस्थाओं के नाम पर अव्यवस्थाओं का जो टोटा यमुनोत्री यात्रा मार्ग पे दिखाई देता है। जो यात्री यमुनोत्री की यात्रा करने जाता है वापस लौटते हुए वो नाराज होकर जाता है, गाली दे के जाता है। तो दोबारा कभी यमुनोत्री नहीं आना चाह रहा। आप चारों धामों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, सबसे कम टूरिस्ट यमुनोत्री धाम आता है। तो जब तक इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, सरकार का ध्यान नहीं जाएगा, खाना पूर्ति के लिए यमुनोत्री धाम की यात्रा को संचालित किया जाएगा, तब तक यमुनोत्री धाम की दिशा ऐसी रहेगी। आज जितना ड्रग्स, जितनी शराब, मांस, मदिरा जानकी चट्टी के भीतर, राना चट्टी के भीतर, हनुमान चट्टी के भीतर सप्लाई की जा रही है, जितना माहौल खराब वहाँ पे किया जा रहा है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये एक साजिश है। और धर्म के नाम पे आज इस क्षेत्र में देखिए, कभी हिंदू मुसलमान हो जाता है, कभी देसी पहाड़ी हो जाता है, कभी भीतर बाहरी का सवाल हो जाता है। तो इन उजुल फुजुल सवालों की बजाय अगर यमुनोत्री धाम के डेवलपमेंट पे अगर सब लोग ध्यान दें तो इस पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अगर जो यात्रा केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रही है वो यात्रा अगर हमारी यमुनोत्री धाम में चलने लग जाए तो हर एक व्यक्ति संपन्न हो जाएगा। कोई मजदूरी में कमाएगा, कोई छोटे छोटे होटलों में कमाएगा, कोई ढाबों में कमाएगा, तमाम तरह के लोगों को रोजगार डेवलप होगा। तो यमुना माँ हमारे रोजगार का एक बड़ा माध्यम है, इसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। उत्तराखंड देवों की भूमि है और सबका कहना है कि उत्तराखंड में कुछ भी ऐसे काम नहीं होने चाहिए, कुछ भी ऐसी योजनाएं नहीं आनी चाहिए जिनसे कि देवी देवताओं पर या फिर यहाँ की संस्कृति पर प्रभाव पड़े। तो अभी पिछले ही साल राना चट्टी में जो शराब की दुकान खोली गई है उस पर आप विरोध भी कर रहे हैं, आपने सत्याग्रह भी किया है, उसके बारे में आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? रितिका, ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव में मात्र 17 किलोमीटर पहले इस भाजपा सरकार ने, जो अपने आप को हिंदू, सनातनी और न जाने क्या 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 अलंकारों से सुशोभित करती है, उस सरकार में यमुनोत्री धाम में, धाम ही कहूँगा मैं, 17 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है, जिसमें से 5 किलोमीटर पैदल है। वहाँ पे शराब की दुकान खोल दिया। शराब की दुकान, बड़कोट की शराब की दुकान का उपकेंद्र बता के खोली गई है। पहले बड़कोट की शराब की दुकान से शराब के तस्कर ट्रक के ट्रक भर करके अवैध तरीके से जानकी चट्टी, राना चट्टी, हनुमान चट्टी में शराब सप्लाई करते थे। जब पुलिस प्रशासन इसको नहीं रोक पाया, आबकारी विभाग इसको नहीं रोक पाया, तो उन्होंने शराब की दुकान ही राना चट्टी में खोल दी। मतलब तस्करों को शराब बेचने की लीगल परमिशन दे दी है। आज राना चट्टी से, उस शराब की दुकान से पूरे तीर्थ स्थल में हर दुकान पे शराब की दुकान, शराब बेची जा रही है। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ हम ये चाह रहे हैं कि यमुनोत्री धाम में अच्छी व्यवस्थाएं हों, कुली मजदूरों की व्यवस्थाएं ठीक हो, होटलों ढाबों की व्यवस्थाएं ठीक हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, सड़कें, रास्ते, पेयजल, शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो। इन व्यवस्थाओं को ठीक ना करके आप वहाँ पे शराब की दुकान खोल रहे हो। आज शराब की दुकान खोली, कल मीट की और अंडों की दुकानें खुल जाएंगी, फिर वहाँ पे नशे का माहौल बढ़ रहा है। तो जो नौजवान जो धार्मिक स्थल पे एक अच्छे भाव, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए था, वो शराब की दुकान खुल जाने से क्या वातावरण मिल पाएगा? तो ये बड़ी खराब बात है। जिस यमुना मैया के पीछे आज
पूरे क्षेत्र की रोजी रोटी चल रही है। लोगों को समझना पड़ेगा हमारे लिए माँ यमुना महत्वपूर्ण है या यमुनोत्री धाम में शराब की दुकान खोलना महत्वपूर्ण है। तो मैं इसे सनातन परंपराओं पर, हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं पर एक बहुत बड़ा हमला मानता हूँ और इसके खिलाफ हमने एक दिन का सत्याग्रह भी किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में शराब की दुकानें खुली है वहाँ के लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, वहाँ के बच्चों के भविष्य उस पर निर्भर करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हमने एक दिन का सत्याग्रह किया। हमने परसों कल तहसील दिवस में भी इस बात को उठाया डीएम साहब के सामने। हमने ये भी कहा कि अगर ये दुकान जल्दी बंद नहीं हुई तो हम इसके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे, और अगर ये दुकान बंद नहीं होती रितिका तो हम जल्दी ही इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे, इस दुकान को वहाँ से हटा कर रहेंगे, ये तय है। जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका है। योजनाओं से याद आया, आपने योजनाओं की बात करी थी, तो यमुनोत्री धाम में करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उन पे काम भी चल रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये खबर आई है कि वहाँ पे जो शौचालय है वो लीक हो गया है, और जिससे कि यात्रियों को काफ़ी असुविधाएं हो रही है। तो किस तरह का काम वहाँ पर हो रहा है, क्या ठेकेदारी का वहाँ पे सिस्टम है, और किस तरीके से वहाँ घोटाले पे घोटाला हुआ जा रहा है? अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, तो वहाँ पे जो विकास का मॉडल है उस टाइप से हो रहा है। सरकार पैसा रिलीज करती है, पैसा रिलीज होने से पहले ये तय हो जाता है कि किस नेता का कौन कौन सा चाटुकार चमचा उस काम को करेगा। 40% कमीशन डिपार्टमेंटों का तय है, 10% एडवांस हमारे जनप्रतिनिधियों का तय है, उसके बाद बचा 50%, तो उसमें से 20-30% वो ठेकेदार टाइप नेता भी अपना बचाएगा। तो जो फिर उस दूरस्थ क्षेत्र में काम होगा, लिपापोती होगी, तो वो 4 महीने या 2 महीने नहीं टिक पाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार का पूरा खेल है ये इस तरीके से चलता है और ऐसा ही चल रहा है। यही दुर्भाग्य इस यमुनोत्री क्षेत्र का है, और यही दुर्भाग्य की वजह से आज यमुनोत्री धाम हमारा पिछड़ रहा है। इन सब चीज़ों पे लड़ने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे जागरूक होने की ज़रूरत है। आज यहाँ का युवा बहुत संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील। आज यहाँ का युवा, जब चुनाव था लोकसभा का, उसने बढ़ चढ़ कर राष्ट्रीय पार्टियों के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके एक निर्दलीय बॉबी पवार का समर्थन किया। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ। क्यों किया उसे बॉबी पवार का समर्थन? क्या उनको बॉबी पवार से कोई लालसा थी कि वहाँ से कुछ उन्हें प्राप्त होने वाला है? जी नहीं, क्योंकि उनको लगा कि बॉबी पवार ने बेरोजगारों के कौज के लिए लड़ाई लड़ी। तो इसका मतलब ये है कि जो रवाई का नौजवान है वो अच्छे विकल्प को चाहता है राजनीति में, लेकिन उसे अच्छा विकल्प नहीं मिलता है। अच्छा विकल्प उसे दिखता भी है तो यहाँ के जो ठेकेदार टाइप के नेता हैं, जो धंधेबाज टाइप के नेता हैं, जो खनन माफिया टाइप के नेता हैं, वो उस युवा को पैसे की ताकत से, दारू की ताकत से, मुर्गे की ताकत से भ्रमित करने का काम करते हैं। समाज में एक झूठी हवा फैलाने का काम करते हैं और बहुत हद तक वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो यहाँ का युवा है वो विकल्प की तैयारी कर रहा है। तो अगर जिस दिन हमारे क्षेत्र का युवा इन सब चीज़ों के लिए जाग गया, जिस दिन वो समझ गया कि नेता का काम ठेकेदारी बांटना नहीं है, लोगों को ठेकेदार बनाना नहीं है, लोगों को धंधा बांटना, नशा बांटना नहीं है, नेता का काम है जागरूक जनप्रतिनिधि बनकर के क्षेत्र के विकास के सवालों को खड़ा करना, उन पे काम करना। जिस दिन इस तरफ जनप्रतिनिधि हमारे काम करने लग जाएंगे, उस दिन हमारे क्षेत्र का नौजवान सही दिशा में राजनीति का अप्रोच करना शुरू कर देगा। और ये होगा, ये बदलाव होगा। और ये बदलाव मैं देख रहा हूँ नौजवानों में। हम चुनाव लड़े, हम चुनाव हार गए, लेकिन हमने जो आग लोगों के दिलों में पैदा करने का काम शुरू किया था वो कहीं ना कहीं आज एक आवाज़ बनकर उन तक पहुंच चुकी है। अब वो परिवर्तन की तरफ भाग रहे हैं। आज वो राजनीति में सही विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान आज भी सही की तरफ भागता है। तो ये अव्यवस्थाएं का टोटा है। योजनाओं के नाम पर, योजनाओं के निर्माण पर जो भ्रष्टाचार इस राजनीति के भीतर चल रहा है, रवाई के भीतर, ऐसा नहीं था। स्वर्गीय राज सिंह रावत का दौर, स्वर्गीय बुद्धि सिंह रावत का दौर, स्वर्गीय सकलचंद रावत जी का दौर वापस आएगा और हमने वो दौर देखा है। जनता वापस उस ढर्रे पे आएगी। पैसे और धनबल की राजनीति दिन यहाँ जरूर खत्म होगी। चलिए, यमुनोत्री से थोड़ा नीचे आते हैं और बड़कोट की तरफ बढ़ते हैं। बड़कोट में अभी जो व्यापारियों से, होटल ढाबा वालों से खबर सामने आ रही है, उनकी शिकायत आ रही है कि QR कोड के नाम पर उनको लूटा जा रहा है। अगर किसी ने 100 बोतलें पानी की ली है तो उनको बोला जा रहा है जबरदस्ती कि 5000 QR कोड ले लो हमसे, और इस तरीके से उनको लूटा जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? मतलब क्या ये सही है या फिर गलत है? देखिए, धंधेबाजी में धोखा, बेईमानी आज का नहीं, वर्षों पुराना एक सिद्धांत रहा है। आपने जो बात मुझे बताई वो एक नया तरह का धंधा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस नगर पालिका बड़कोट में
जितनी दुकानें हैं, अधिकतर दुकानों में जो सामान है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। इस बात को भी हमें समझना होगा। आप जब तक कस्टमर को, कंज्यूमर को अच्छा सामान प्रोवाइड नहीं कराएंगे, अच्छा सामान नहीं देंगे, गुणवत्ता का सामान नहीं देंगे, आज जो ग्रामीण परिवेश में जितनी दुकानें हैं वहाँ पे जितना सामान आज बिक रहा है, खासकर जो सामान बच्चे प्रयोग में लाते हैं, बहुत सारे चिप्स हैं, बहुत सारे कई ऐसे आइटम हैं जो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? कभी ध्यान से देखिए सहारनपुर में उसमें किस लेवल पे पेस्टिसाइड मिलाया जा रहा है। वो बच्चों के लाभ, शरीर के लाभ के लिए कितने अच्छे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। अगर इसकी एक मेडिकल जांच हो जाएगी तो बहुत सारे व्यापारी जेल के अंदर दिखाई देंगे। तो जो QR कोड के नाम पर आप लूट बता रहे हो, वो लूट उसी तंत्र का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा जो उजागर हुआ है। लेकिन जो दिन रात हम सामान के नाम पर, खाद्य सामग्रियों के नाम पर अपने समाज में अपने छोटे बच्चों को जो जहर बांटने का काम कर रहे हैं, उस पर कौन रोक लगाएगा? जो फूड इंस्पेक्टर हैं उत्तरकाशी के, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो कभी जाते हैं किसी बड़ी दुकान में सामान चेक करने कि कोई मिलावट का सामान तो नहीं बिक रहा है, किस गुणवत्ता का सामान मिल रहा है? भाई जो साबुन लाइफ बॉय या लक्स का बेचा जा रहा है वो ओरिजिनल लक्स लाइफ बॉय का साबुन है या कोई नकली सामान है? जो बच्चों के तमाम तरह के कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट जो मार्केट में आ रखे हैं, क्या वो सही गुणवत्ता के हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटानिया का लेबल लगा के, हिंदुस्तान लीवर का लेबल लगा करके उसके भीतर कुछ और सामान बिक रहा है? तो ये सारी गुणवत्ता का माल है। तो इन सारी चीज़ों पे जांच होने का विषय है। आज व्यापारी अगर इस बात को उठा रहे हैं कि QR कोड के मामले में लूट की जा रही है, तो मैं तो ये मांग करूँगा कि जितने भी यात्रा धाम में जो मुख्य पड़ाव हैं, वहाँ के जो बाज़ार हैं, वहाँ के खाद्य सामग्री, खासकर पनीर है, दूध है, छाछ है, मट्ठा है, अन्य जो भी चीज़ें, सब की जांच होनी चाहिए। जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यात्रा के संबंध में हो या व्यवस्थाओं के संबंध में हो या फिर जागरूकता के संबंध में हो, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों? मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि समाज से ही नेता बनता है और नेता से ही विकास खड़ा होता है। अच्छे लोग अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुने और सिर्फ जनप्रतिनिधियों के भरोसे रह कर के अपने क्षेत्र का विकास मत देखिए। आपको जहाँ पे जो गलत बात दिखाई देती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सशक्त आवाज़ उठाइए। कहीं पे कुछ भी गलत होता है उसकी शिकायत कीजिए। जनप्रतिनिधियों को सवाल पूछिए, वो जब आपके पास आते हैं उनसे हिसाब पूछिए। और अगर आपने सवाल पूछने की हिम्मत रखी, हिसाब पूछने की हिम्मत रखी, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी जनप्रतिनिधि गलत कार्य कर सकता है या विकास कार्य नहीं हो सकता है। तो लोगों को अपने अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, तब जाके हम अपने समाज को भी बचा पाएंगे, अपनी धार्मिक मान्यताओं को भी बचा पाएंगे और यमुनोत्री धाम की जो हमारी महत्ता है उसको भी बचा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे सोचने समझने की ज़रूरत है। आज एजुकेशन पे बड़ा हमारा क्षेत्र आगे बढ़ कर के काम कर रहा है। आज इस एजुकेशन के बड़े बड़े संस्थानों की इस क्षेत्र को ज़रूरत है। हम बार बार कहते हैं कि डिग्री कॉलेज की ही हम बात क्यों करें, हम रवाई विश्वविद्यालय की बात क्यों नहीं करते हैं? रवाई के भीतर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, रवाई के भीतर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, रवाई के भीतर एक तकनीकी उच्च शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो आज बड़कोट के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें नहीं है, आज कोई फिजिशियन हमारे बीच में नहीं है, कोई रेडियोलॉजिस्ट हमारे बीच में नहीं है, कोई सर्जन हमारे बीच में नहीं है। तो इन सारे सवालों में अभी हम बहुत पीछे हैं। विकास के लंबे मानकों को और लंबे सफ़र को हमें तय करना है। तो इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। बगैर जनता के जागरूक हुए ये सब चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ मौजूद थे विजयपाल रावत जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इस समय। आपको ऐसी रवाई की, यमुनोत्री की और इस बड़कोट की जो अवस्थाएं हैं या फिर कोई भी योजनाएं हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के आप सभी के बीच अगली बार जरूर पेश आएंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।